हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और ये है आप लोग का 6th NCERT आपके 9th चैप्टर व्यापारी, आपके राजा और आपके तीर्थयात्री। ये सिलेबस समझ लीजिए, आपके यहाँ से EVS में भी पूछता है, क्योंकि आप लोगों में अक्सर पूछता है कि मरचा कहाँ से आया, गोभी कहाँ से आया। आपके जितने भी फल फ्रूट से जितने भी पूछते हैं वो सारा पूछता है। तो आपके CTET क्या आपके EVS और आपके SST दोनों में ये काम आने वाला है। तो थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। बोल रहा है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत में आपके सोना, मसाले, काले मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। क्या आपका दक्षिण भारत जो था आपके किस चीज़ के लिए? सोना के लिए, मसाला के लिए, काले मिर्च तथा आपके कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काले मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि ऐसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से आपके रोम पहुंचाते। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग देखेंगे PYQ तो उसमें बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि सोना कहाँ से, तो आपके दक्षिण भारत से, मसाला आपके दक्षिण भारत से, काली मिर्च तथा कीमती पत्थर जो थे आपके सारे आपके दक्षिण भारत से मिले थे। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, इसे काला सोना के, हाँ ये देखिए ये पूछता है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। सब लोग पूछते हैं ना कि काला सोना किसे जाना जाता है, काला सोने के नाम से, तो काली मिर्च को जाना जाता है। ठीक है, काली मिर्च को आपके किससे, तो सोने के नाम से रोम में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत ही महंगा बिकता था। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से आपके रोम पहुंचाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले। रोम में व्यापार चल रहा था, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और आपकी बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका हुआ या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचाना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद भी करते थे, समुद्री तटों से लगे हुए थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दक्षिण भारत में आपके अनेक ऐसे सोने के सिक्के नहीं मिले थे। तो रोम में व्यापार चल रहा था और व्यापारी जो थे आपके कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। उसी व्यापारी में से आप लोग देखेंगे तो आपके यूरोप से कौन आया था, तो आपके वास्को डी गामा उसी समुद्र की खोज से वो निकले थे। ठीक है, वो भी भ्रमण करते करते आए तो आपके समुद्र की ही यात्रा कर रहे थे तो भारत की खोज कर दिए थे। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो यहाँ पे व्यापारी जो थे कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे। अफ्रीका हुआ या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना भी पसंद करते थे, समुद्र तटों से लगे हुए। राज्य क्या क्या, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ हुए, पठार हुए, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो होता था सबसे उपजाऊ माना जाता था। कौन सा, तो आपके कावेरी का मैदान जो था आपके सबसे उपजाऊ माना गया है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय आपके प्रदेश था। ठीक है, इनमें से बहुत से आपके पहाड़ थे, पठार थे और नदी के मैदान भी थे, जिसमें आपके नदी के मैदानी इलाकों में आपके कावेरी का मैदान जो था सबसे उपजाऊ था। संगम मोहिंदार क्या था, तो तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया आपके चोल, चेर तथा पांड्या जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरी आपके अंदरूनी हिस्से में था। क्या, संगम मोहिंदार क्या होते थे, तो तमिल शब्द में जिसका अर्थ आपके तीन मुखिया, क्या, चोल, चेर और आपके पांड्या। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके CTET में कम से कम 1000 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मूवेंदार आपके तीन मुखिया, चोल, चेर, पांड्या करीब आपके 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली ये लोग माने जाते थे। इन सब के दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा आपके अंदरूनी हिस्से में भी था। इस तरह 6 केंद्रों में ये दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा जो था आपके पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित क्रय के बदले में आपके उपहार की मांग करते थे। ये लोग मतलब क्या करते थे, देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए,
ये बोल रहा है कि आपके इन सब के दो दो सत्ता के, मतलब ये जो चोल थे, चेर थे और पांड्या थे, इन सब के क्या तो दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा आपके मतलब एक जो हिस्सा था आपके तटीय क्षेत्र पर था और एक जो था आपके अंदरूनी हिस्सा में आता था। समझे आप लोग? यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ। और फिर यहाँ बोल रहा है कि इस तरह के आपके 6 केंद्र, कितने तो आपके 6 केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन जो पुहार या आपकी कावेरी पत्तनम होता था, दूसरा पांडवों की राजधानी जो मदुरै होता था। ये मुखिया लोगों से नियमित क्रय के आपके बजाय उपहारों की ये लोग मांग करते थे। ठीक है, ये लोग जो थे आपके मुखिया लोगों से नियमित क्रय के बजाय आपके उपहारों की मांग करते थे। इसके लगभग आपके 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है, और इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से भी पता चलता है। देखिए, सातवाहन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे तो PYQ 2011 से आप लोग अभी तक का देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो सातवाहन हुए, मुएंदार हुआ, आपके ये तमिल हुआ, ये सारे आपके सोने के कहाँ से, दक्षिण भारत का कावेरी पत्तनम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसलिए नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ ना, क्योंकि देखिए जो छाँट छाँट के आपके NCERT से दिया है ना, मैं बस आपको जितना टॉपिक बन सकता है इंपॉर्टेंट, मैं वही आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बना रहा करिए, ट्रस्ट करा करिए थोड़ा सा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में आपके सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा आपके गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ जो गौतमी बलश्री थी द्वारा दान किए गए आपके अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, अब देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी क्या क्या है। तो कीमती चमकीले रंग और आपकी चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े जो थे अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई, फिर उससे कपड़ा बन जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कब कहाँ हुआ था? तो आप देखेंगे करीब आपके 7000 साल पहले। और कहाँ हुआ था? तो आपके चीन में हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक आप लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो रेशम के मार्ग की कहानी समझ आया कि कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई और आपकी फिर उससे कपड़ा बन जाता है। और रेशम बनाने का तकनीक जो था आपके सबसे पहले करीब 7000 साल पहले आपके चीन में हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए भी रखा था। चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चीनी शासक जो थे ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कीड़े भेजते थे। और 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना और एक फैशन बन गया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से आपके कुषाण वंश थे। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए भी रखा था। ठीक है, चीनी यात्री जो थे आपके जिस रास्ते से यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग का सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस नाम से जाना जाता था, सिल्क रूट। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में आपके कौन थे? तो आपके कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार भी कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। कौन था कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा? आपके कनिष्क, जो करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिससे एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, आपके बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष थे जो आपके
तथा आपके अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। मतलब ये बोल रहा है कि जब आपके बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क हुए थे। उसने करीब आपके 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिससे एकत्र होकर आपके विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने लगे थे। बुद्ध की जीवनी जो थी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो कवि आपके अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे, और अश्वघोष जो थे आपके अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू भी कर दिया था। मतलब अश्वघोष के साथ साथ जो अन्य विद्वान थे वो लोग क्या करते थे, संस्कृत में ही वो लोग लिखना भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में महायान का विकास क्या था, तो पहली मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति होती थी। निर्वाण प्राप्ति के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने मतलब ये बोल रहा है कि महायान का विकास क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म में तो पहली जो मूर्ति थी उनके बुद्ध की उपस्थिति दर्शाई गई है। निर्वाण प्राप्ति के पेड़ की मूर्ति द्वारा मतलब जब निर्वाण प्राप्ति हुआ था तो बोल रहा है कि पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया, और बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं भी थी। मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी बुद्ध जी की प्रतिमाएं। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो मतलब जो लोग दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि जब बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया तो बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, और लेकिन वे लोगों को शिक्षा भी देने और मदद करने लगे। सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, और बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया। दक्षिण पूर्व और आपके श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक देखेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत फर्क नहीं है। दोनों लोगों ने एकांतवास को महत्व दिया है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जहाँ पे एकांत रहता है वहाँ पे भगवान का वास रहता है। और ये एक चीज़ और मानते थे कि ध्यान और साधना के बल पर ही और एकांत के बल पर ही हम भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ तक फैला, तो आपके चीन, कोरिया, मध्य एशिया, जापान तक फैल गया था। दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक ये फैल गया था। तीर्थयात्री भारत की यात्रा पर आया चीनी यात्री जो बौद्ध यात्री था आपके फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध था। आपके 1600 साल पहले आया। हिनसोंग आपके 1400 साल पहले भारत आया। देखिए ये टॉपिक बोलता है कि आपके फाहियान जो शासक थे वो कब आए थे, आपके जो हिनसोंग थे वे कब आए थे। तो याद रखेंगे भारत की यात्रा जब चीनी यात्री बौद्ध यात्री थे, फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये आपके 1600 साल पहले आए। हिनसोंग 1400 साल पहले आए, और उसके बाद इत्सिंग जो था आपके 50 साल पहले आया। भक्ति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ तो मैं ये ख़त्म हो जाएगा लेशन। ये भक्ति की शुरुआत अभी आप लोग इसके बाद में भी अभी लेशन आएगा उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि देवी देवताओं की पूजा का चलन अब शुरू हो गया था। इससे हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान भी बन गई, और इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी आपके शामिल हो गए थे। तो भक्ति की शुरुआत आपके यहीं से होती है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ और भगवत गीता में करी गई थी। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और ये 9 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। मोटिवेशन के लिए सही थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।